नमस्कार दोस्तों, मैं शरद ठाकुर आज आपके साथ फिर मैजिकल मैथ्स पे क्वाड्रिलेटरल लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, ये एडवांस मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पॉलीगन का सेकंड पार्ट होता है, पहला होता है ट्रायंगल, फिर होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। दो किसी भी चार भुजाओं से बनने वाली आकृति क्या होती है? चतुर्भुज होती है। तो ये भी देखिए एक चतुर्भुज है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चार भुजाओं से बनने वाली आकृति। अब चार भुजाओं से मिलकर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। ये दो बेसिक बात बिल्कुल बट ऑब्वियस हैं जो सबको पता होगी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की दो बेसिक बात सबको पता है। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन पे। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं क्योंकि मैं सीधी यहां से बात आपको स्टार्ट करने वाला हूं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहले मैं आपको साइड्स के टर्म में बताऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊं। देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए या तो आपको साइड चाहिए और क्या दूसरा क्या चाहिए? एंगल्स। चार साइड चाहिए और चार एंगल चाहिए। अगर चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल इक्वल है तो आपका बन जाता है स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बात है बेटा। चारों एंगल और चारों साइड बराबर हैं तो क्या बनता है? स्क्वायर्स। अब आगे देखते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, मान लीजिए देखो सारी साइड बराबर थी, अब देखो ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? चारों साइड्स बराबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चारों एंगल बराबर है। जिसमें चारों एंगल बराबर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, फिर इनके डायगोनल के बारे में डील करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब ये दो बातें तो आपको क्लियर होगी। चलिए, मैं आपको पूरी प्रॉपरली कुछ बातें बताता हूं जो आपको समझ बनाएंगे। जो क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, ये किसी भी चार भुजाओं से मिलने वाली आकृति एक क्वाड्रिलेटरल बना देती है। तो गलती से ट्रायंगल बन गया, देखिए क्वाड्रिलेटरल है बिल्कुल चार भुजाओं से मिलने वाली आकृति। अब क्या है कि इसका हमारे लिए कुछ खास विशेष था नहीं। आप देख ही सकते हो कुछ खास अटपटी इमेज बन रही है, कुछ खास मतलब था नहीं। तो जब हमने काम की बात समझी तो काम की बात ये समझी कि रादर देन हम इस पे माथापच्ची करें, हम बनाते हैं, ऐसा करते हैं कि पैरेललोग्राम बनाते हैं। और पैरेललोग्राम कैसे बनेगा बच्चे? पैरेललोग्राम बनता है, देखना, मान लीजिए मैंने दो पैरेलल भुजाएं ले ली, ठीक है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमने कंडीशन मान ली, ठीक है। और फिर उसके बाद और दो भुजाएं ले ली। अभी देखिए इसका अलग कलर से दूसरी भुजाएं ले लेता हूं। ये अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब ये देखिए आप, चलिए अब देखिए ये दोनों भुजाएं भी पैरेलल है। अब जो इनसे बन के आकृति बनी, बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से बता रहा हूं आपको ये बात, ठीक है। अब ये जो आकृति बनी, ये दो पैरेलल लाइन ए बी ये मैंने ले ली थी, ये पी क्यू एफ पैरेलल लाइन लेनी थी। अब ये जो आकृति बन के आई है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ये जो बन के आई, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है ये समझेंगे। ये वाली भुजा इसके बराबर है और पैरेलल है, तभी पॉसिबल हो पाएगा ये इस तरीके से, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होते तो छोटा बड़ा इस टाइप का बनता। तो इसमें कंडीशन है, दो पैरेलल लाइन ऐसे ले ली हॉरिजॉन्टली और दो पैरेलल लाइन ऐसे ले ली, तो क्या बन के आएगा? ये होता है आपका पैरेललोग्राम। ये होता है आपका पैरेललोग्राम। अब आपको पैरेललोग्राम की कुछ सिंपल कंडीशन आपको पता ही है। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये मान लीजिए अगर मैंने 70 डिग्री का लिया तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 110 डिग्री का, ठीक है। और अगर ये 70 डिग्री का तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है। और अब ये 72 की ये लाइन पैरेलल है, आपको पैरेलल केवल ये कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। और ये 110 है तो ये पैरेलल ये हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया बच्चों आपको? तो इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके ये बोल दिया जाता है कि पैरेललोग्राम में, ये जो पैरेललोग्राम में दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। पैरेललोग्राम में एक सेकेंड, बेटा ये बनना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आप कोऑपरेट करना। हाँ बस यहाँ तक ही। हाँ चलिए अब आपको समझ में आएगा। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप खुद बता सकते हो कि पैरेललोग्राम में अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री का। तो ऑपोजिट एंगल का जोड़ पैरेललोग्राम में कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई पैरेललोग्राम की। ये अभी आपने अपने सामने देखी, देखना इससे सब कुछ ओरिजिन करके दिखाऊंगा बेटा मैं। तो पहली तो कंडीशन ये आएगा कि ऑपोजिट एंगल का जोड़ कितना होता है ये। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल का जोड़ कितना होता है, देखो इस ऑपोजिट एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, अगर ये 70 है तो 110 है ना। तो थीटा है, ये मान लीजिए इसको थीटा के टर्म में ना लेते हुए इसको लिख लेते हैं 50 डिग्री, नहीं हाँ। तो ये अगर 70 है तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी बोल सकते हैं कितना आ जाएगा आपका, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ ये हो जाएगा 110। सॉरी ये बोलना चाहिए था मुझे, कोरस्पोंडिंग एंगल का जोड़ 110। ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, देखो मुझसे मिस्टेक हो रही थी ना। तो ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 70। तो इन पैरेलल ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 110। तो मुझसे मिस्टेक हो रही थी, अभी मैंने वेरीफाई कर लिया ना मिस्टेक। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने खुद वेरीफाई की है बात, रटने की बात नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये। अब दूसरी बात देखते हैं बेटा, अगर आप इसके डायगोनल बनाते हैं ना, अभी हम इसके डायगोनल बनाते हैं। दो बातें, एक तो एंगल वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। साइड्स देखो पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। अब आते हैं डायगोनल के, साइड्स तो बराबर होंगे। ऑपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट्स। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये तो कंडीशन। अब इस पे मैं एक आपको बात जो बताने वाला हूं, तो हमने पहली कंडीशन देख ली, एक तो एंगल वाली, दूसरी देख ली साइड्स वाली। जो एक इंपॉर्टेंट बात है डायगोनल वाली, इस पे देखते हैं। डायगोनल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना बेटा, यहां से यहां तक एक डायगोनल मैंने बनाया, यहां से यहां तक एक डायगोनल मैंने बनाया। अब कंडीशन इसमें यह है कि जरूरी नहीं है डायगोनल बराबर होंगे। मान लो मैं इसको ऐसे खींचता चला जाऊं, मान लीजिए इस लाइन को मैं और खींच देता तो ये वाला डायगोनल और बड़ा जाता ना, ये भी बड़ा आता है। लेकिन अगर मैं इसको टेढ़ा करता चला जाऊंगा तो ये वाला डायगोनल बढ़ाएगा, ये छोटा आएगा। तो आप एक बात तो बोल सकते हैं डायगोनल इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पैरेलल बना रहे तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, बस। तो दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल विल बाइसेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी देखना इसकी कलाकारी सिखाऊंगा, पूरा लेक्चर देखना आपको, पूरा लेक्चर देखना। आप कभी फंसोगे नहीं, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या है, डायगोनल कब 90 डिग्री पे कटेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन मस्ट हैं पैरेललोग्राम बनने के लिए, ठीक है बेटा। तो इसको हम रट लेते हैं। ये दो कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम बनने के लिए ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ये, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल क्या करेंगे, यहां दोबारा लिख रहा हूं, जो डायगोनल होंगे D1 एंड D2 ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल नहीं बोला मैंने, ईच अदर। D1 और D2 मे और मे नॉट बी इक्वल, बट डायगोनल विल डेफिनेटली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो डायगोनल की बात ये आ गई, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन हम एक बार देख लेते हैं। जो भी पैरेललोग्राम होगा
ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या क्या बेटा होगा, पैरेललोग्राम देख लेते हैं अगर मेरे पास वो डायग्राम में। हाँ देखो ये रहा, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ना साइड्स इक्वल है ना एंगल इक्वल है, लेकिन क्या होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, पेन दूसरा लेके बताता हूं, चलिए ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, एंगल कुछ नहीं, एंगल ये होगा कि ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो एंगल वाली बात आ गई। अब देख लेते हैं, ना साइड इक्वल है ना एंगल इक्वल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन ये है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये स्टार्टिंग है ना क्वाड्रिलेटरल से, पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइन से बनाया। अब इसमें डायगोनल वाली कंडीशन दोबारा देख लेंगे बेटा। ये डायगोनल बनाया आपने, एक डायगोनल ये बनाया, तो डायगोनल D1 इसको मान लेते हैं D1 और ये हो जाएगा D2। सो D1 और D2 मे और मे नॉट भी इक्वल, बट यहां से ये भुजा इसके बराबर, ये डायगोनल इसके बराबर। बस आई थिंक अब आपको समझ में आ गया पैरेललोग्राम की ये बात। ठीक है बेटा, तो पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल के बाद सेकंड फिगर क्या बनती है आपकी, पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने ये बात देखी। अब इसमें चेंज होते चले जाएंगे, अब इससे रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये क्या क्या बनेगा, अब उस पे कलाकार स्टार्ट है। अब दो बातें होने लग जाएंगी, या तो चारों साइड बराबर कर दो या चारों एंगल बराबर कर दो, दोनों चीजें बराबर कर दो, तब क्या बनेगा। तो जो इससे फिगर बन के आएंगी स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, तो इसकी क्वालिटी तो उसके अंदर रहेंगी कि डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये एंगल वाली बात। ठीक है, चलिए डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरी बात साइड्स, ये ऑपोजिट साइड बराबर ये वाली। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पूरा लेक्चर देखना बेटा, अब आपकी समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करा, तो हमने क्वाड्रिलेटरल से फिर हमने पैरेललोग्राम बनाया। अब हमने क्या किया, इसमें पहले कर लेते हैं सारे एंगल इक्वल। हाँ चलिए, अब हमने पहली कंडीशन क्या कर दी, अब हमने इसमें क्या कर दिया, पैरेललोग्राम में अब हमने क्या कर दिया बेटे, साइड्स तो गोली मारो, अभी हम साइड्स इक्वल नहीं कर रहे, अब हमने क्या कर दिया, चारों एंगल इक्वल कर दिए। फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा आखिरी में आपको बिल्कुल। चारों एंगल इक्वल, चारों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल तो 360 डिग्री है, तो चारों एंगल इक्वल एक ही कंडीशन आएगी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों एंगल इक्वल हो गए, चारों एंगल इक्वल हो गए ना बेटा। ठीक है, अब देखो ये वाली बात तो बिल्कुल कीजिए, रेक्टेंगल आपको क्या होता है। अब इसमें आता है, अब देखो ये ऑपोजिट भुजाएं तो बराबर होंगी, हमने यूं खींच के पैरेललोग्राम में एंगल बराबर कर दिया, जैसे टेढ़ा करके इसको। ठीक है, अब आते हैं बात इसमें डायगोनल की, जिसपे बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैं डायगोनल वाला फंडा क्लियर करके जाऊंगा, जो जिसपे सब लोग कम फोकस करते हैं। अब मान लीजिए मैं देखो बेटा इसका यहां से यहां तक डायगोनल बनाऊं, इसका नाम दे देता हूं D1। ठीक है, इस पे डायगोनल बनाते हैं, इसको लिख देते हैं D2। बेटा अब देखो डायगोनल मैंने बोला ना इक्वल होने जरूरी नहीं है, लेकिन वो बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस भुजा को मैं मान लेता हूं L और इसको मान लेता हूं B, लेंथ और ब्रेथ। तो आपके 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से D2 डायगोनल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के अंडर रूट। बेटा बताओ, ऐसे ही D1 डायगोनल ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आप इसको L मान लो, तो ये D1 डायगोनल किसके बराबर हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में जब चारों एंगल बराबर होंगे, अब आप देखना इसमें कंडीशन क्या आएगी, जब सारे एंगल बराबर होंगे तो 90 आएगा ना, 90 का खेल चलेगा। जब ये डायगोनल बराबर, जब ये सारी भुजाएं 90 90 पे आ गई, तो इसके सामने वाला डायगोनल, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल, क्योंकि ये भी 90 के सामने वाला है, ये दोनों बराबर होंगे, तो D1 इक्वल टू D2। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। तो मैं ये बोल सकता हूं, जब इफ ऑल साइड एंगल वाले बोलते हैं, साइड के जो एंगल है, साइड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री और इक्वल। ठीक है, तो सारे जो साइड के एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं, तो क्या होंगे, उससे डायगोनल वुड बी D1 इक्वल टू D2। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब सारी साइड्स के एंगल 90 डिग्री हैं तो क्या हो जाएगा, आपके डायगोनल दोनों बराबर होने बिल्कुल
बिल्कुल मस्ट है। वैसे भी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो D1 इक्वल टू D2। बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए आया भैया, समझ लो। बाकी सारी कंडीशन तो रहेंगी। पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन होल्ड करेगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, कि रेक्टेंगल जो है, हाँ इस पे दोबारा आ जाते हैं कि जो रेक्टेंगल बनेगा, चलो मैं अगली फिगर पे ही बना देता हूं शेप्स में। बेटा बहुत ध्यान से देखना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर इस पे, नहीं तो पूरी लाइफ निकल जाती है, बंदा ये नहीं समझ पाता यार रेक्टेंगल है ये, डायगोनल है ये, क्या बना है ये, ठीक है। ये तो स्क्वायर की बन रही है ना, एक मिनट। हाँ बेटा देख लो, ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल। अब देखो इसको मैं एक बार दोबारा बनाऊं आपके लिए, आप ध्यान देना कैसे रेक्टेंगल बन रहा है। देखना बेटा, जो देखो ये स्क्वायर लग रहा है ना, अब मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली खींच दिया, बस ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली खींच दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, साइड वाइड की बात छोड़ो, जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला डायगोनल D1, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला डायगोनल D2। ये क्या होंगे, D1 इक्वल टू D2। बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है इसी पे। और हम रिवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये 90 होगा तो ये सामने वाली भुजा बराबर, ये 90 तो इसके सामने वाली भुजा, तो D1 इक्वल टू D2। तो ये रेक्टेंगल में D1 इक्वल टू D2 आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने इसमें क्या करते हैं, सारे एंगल बराबर कर देना, अब सारी साइड्स बराबर कर देते हैं। किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम हम पढ़ रहे थे पूरा। अभी हमने क्या बराबर करी, सारे एंगल बराबर करे तो क्या आ गया, रेक्टेंगल। और एंगल बराबर, साइड्स के एंगल बराबर करने से रेक्टेंगल आ गया जिसमें डायगोनल बराबर होंगे। अब हम दूसरा काम करते हैं, सारी साइड्स बराबर कर देते हैं। तो सारी साइड्स बराबर कर देंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, सारी साइड्स बराबर कर देंगे तो आपके पास आएगा ये, ठीक है। तो एंगल खत्म कर दिया, अब हमने इसमें क्या कर दी, सारी साइड्स बराबर कर दी, तो बन के क्या आएगा, रोम्बस। अब रोम्बस की खासियत मेरे दोस्त क्या है कि ये भुजा इसके इक्वल, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब सारी भुजाएं बराबर हैं, अब देखना मजे की बात, अब आपको आएगा मजा खेल का। अब मैं रोम्बस इससे बनाता हूं। बेटा बहुत मेहनत से, कमिटमेंट से पढ़ा रहा हूं, ये वो कंफ्यूजन है जो मुझे खुद रहता था, तो मैं बच्चों को चाहता हूं डायगोनल वाली बात में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये रहा अपना रोम्बस। ये मुझे कभी स्कूल से क्लियर नहीं हुआ। हाँ अब देखो बेटा, थोड़ा सा तिरछा बनता है ना ये, है ना, तो रोम्बस तिरछा ऐसे खड़ा रोम्बस टेढ़ा होके, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मेरे दोस्त देखो ऐसे ध्यान रखना। अब रोम्बस में क्या होगा, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। अब देखो क्या होगा, जब सारी भुजाएं बराबर है तो उसके ऑपोजिट में, अब मैं डायगोनल बना रहा हूं, आप खुद अंदाजा लगाना। देखना बेटा ये वाला डायगोनल क्या बड़ा नहीं हुआ क्या, क्योंकि इसको बहुत दूरी तय करने ऐसे खिंचा हुआ है ना, इस साइड में ऐसे खिंचता जा रहा है, तो ये वाला डायगोनल बड़ा, तो इसको मान लेता हूं मैं D1 और ये होगा D2। ये दिख ही रहा आपको छोटा, देखो आप थोड़ा महसूस करो, छोटा दिख रहा है नहीं दिख रहा, बराबर तो नहीं होंगे ना। मैं एक और रोम्बस बना के दिखा दूंगा काफी लंबे वाला, जब आपको क्लियर होगा, ठीक। तो आप मेरे को बताओ, आप एक बात तो बोल सकते हो D1 और D2 इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे तो पूरा एंगल 360 बनेगा ना, इस पॉइंट पे पूरा एंगल 360 बनेगा, यहां पे पूरा 360 बनेगा। अब मेरे को बताओ, एंगल ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, और एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जब यहां पे A भुजा है, यहां भी A भुजा है, यहां भी A भुजा है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और जब सारे एंगल बराबर है, 360 डिग्री है और चारों एंगल में बांटना है, तो सारे एंगल कितने आएंगे, 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो डायगोनल इन रोम्बस विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बस ये वाली बात समझो, ठीक है। मैं इसको रब करके बताता हूं। तो डायगोनल इन रोम्बस विल, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट का साइड A है। तो भाई 90 के ऑपोजिट A है, A के ऑपोजिट 90 है, तो यहाँ के A के ऑपोजिट भी 90, A के ऑपोजिट भी 90। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये भुजा इसके बराबर, वो तो हमेशा कंडीशन पूरी हो, करेंगे ही करेंगे। समझ में आया दोस्त, नहीं आया?
तो आप बोल सकते हो डायगोनल D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। ये मस्ट कंडीशन है। ये कंडीशन कब आएगी? जब सारी भुजाएं सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेगा। और है ना, आई बात समझ में? तो और पीछे हमने क्या पढ़ा था? जब सारे एंगल, देखो साइड सारी इक्वल है तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेगा। और जब ऑल साइड एंगल्स बोल देता हूं, आर इक्वल, जब सारे एंगल इक्वल होंगे साइड्स के, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा, जो रेक्टेंगल में हो रहा था। अभी सम अप करूंगा, पहले आप फिलिलिस पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, तो रोम्बस में ये वाली बात आई। तो आप मेरे को बताओ, ये वाली बात जो सारी भुजाएं बराबर वाली बात, ये तो स्क्वायर में भी होती है, तो स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, तो ये वाली बात उसमें भी होल्ड करेगी। ठीक है, तो अभी सम अप करता हूं आपके लिए। अब आते हैं स्क्वायर के अंदर। अब आते हैं किसके ऊपर बेटा? स्क्वायर मैंने लिया ही है नहीं, चलिए आगे खुद बना लेते हैं स्क्वायर। अब आते हैं बेटा स्क्वायर के ऊपर, फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा जब आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब देखो स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये स्क्वायर है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है, सारी भुजाएं बराबर हैं इसमें और सारे एंगल्स। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो यहां से बात निकला, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं, अगर बेटा सारी भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं अगर सारी बराबर हैं, तो सारी भुजाएं बराबर होने की वजह से डायगोनल बराबर हो जाएंगे, तो D1 वुड बी इक्वल टू D2। अगर भुजाएं बराबर हैं तो D1 इक्वल टू D2। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर सारे एंगल बराबर हैं, तो एंगल बराबर होने का मतलब ये क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, देखो जल्दबाजी में। एक मिनट, सॉरी। जब सारी भुजाएं बराबर हैं, हाँ, तो सारी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। देखो मुझसे मिस्टेक होगी ना जल्दबाजी में, अभी आखिरी में क्लियर करेंगे। जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा यहां से यहां, ये 90 डिग्री होगा ना, तभी तो ये होगा, क्योंकि यहां भी फिर 90 डिग्री होगा, तभी यहां A होगा, सेम एंगल होगा, सेम ये 90 डिग्री होगा, यहां भी A होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहां भी A होगा। ठीक है, जब सारी साइड्स बराबर हैं तो D1 इक्वल टू D2। और जब सारे एंगल बराबर हैं, एंगल कौन सी वाली बात कर रहा है? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो जब सारे एंगल बराबर होंगे, जब सारे एंगल इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा? D1 इक्वल टू D2। ये बात समझ में आई? तो अभी रटवा देता हूं, अब देखो आप खुद दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जब ये सारी भुजाएं बराबर होंगी तो यहां पे 90 डिग्री होगा भैया, तो राइट एंगल ये हो जाएगा, तो सारी भुजाएं होने के बराबर क्या हो जाएगा? D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। और जब सारे एंगल इक्वल होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के, और ये भी 2a स्क्वायर के, √2a आ जाएगा। आया भैया ध्यान से? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं आया तो रुक के देख लेना, अभी मैं सारा पॉइंट क्लियर कर देता हूं आपको। चलिए अब मैं बताता हूं हुआ क्या कलाकारी, मैं खुद बनाता हूं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप की शेप। रुक जाओ, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऐसे मिला हुआ है। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बनता है। अब इस पैरेललोग्राम में दो चीजें हो सकती थी, देखना बेटा यहां से ध्यान से है। ऑल साइड्स इक्वल्स, तो जब साइड इक्वल होंगी, या फिर क्या होता? एंगल इक्वल्स। ठीक है, तो जब सारी साइड बराबर होंगी और क्या होंगे? सारे एंगल इक्वल होंगे। तो जब सारी साइड बराबर किसके अंदर होती है? रोम्बस के अंदर, रोम्बस। तो यहां मैं रोम्बस का डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो रोम्बस का डायग्राम यहां बनाते हैं। चलो मैं लिख देता हूं इतने, ताकि अरे भैया हो जाओ।
शेप्स में छोटा सा रोम्बस बना देते हैं बेटा, ये लो। तो ये बनेगा छोटा सा एक रोम्बस, कि सारी साइड बराबर है, ठीक है, और साइड्स रोम्बस में भी बराबर होती है। दूसरी शेप किस में आएगी, जिसमें आपके सारे एंगल इक्वल हैं। एंगल इसमें इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में। सारे एंगल किस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल। हाँ, ये स्क्वायर बन रहा है यार। सारे एंगल किस में होते हैं, लीजिए ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो सारी साइड्स बराबर और सारे एंगल बराबर। चलिए थोड़ा मैं पेन बार बार चेंज कर रहा हूं, कोई नहीं। तो ये तो हो जाएगा साइड्स इक्वल, इसमें क्या आएगा, रोम्बस और हाँ साइड बराबर, एंगल इक्वल सब 90 डिग्री, तो आएगा रेक्टेंगल, ठीक है मेरे दोस्त। अब उससे अब यहां पे जो नई बात बताऊंगा, ये तो आपको पता होगा, इनको मिलकर स्क्वायर बनेगा, वो तो कोई नहीं। अब जिसमें साइड्स बराबर होती हैं बेटा, तो डायगोनल की वाली बात करते हैं। जब ये सारी साइड बराबर हैं तो इट मींस डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां नोट कर लेना ये वाली बात। तो D1 इज परपेंडिकुलर टू इज D2। और अगर रेक्टेंगल है तो आपको पता है सारे एंगल बराबर, ये एंगल इक्वल है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। और ये बाप और बेटा, ये माँ और बाप है, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, स्क्वायर। स्क्वायर बनता है मेरे भाई, स्क्वायर बना देते हैं भैया, लीजिए स्क्वायर बना दिया एक, ठीक है। जिसमें क्या होंगी, दोनों कंडीशन होल्ड होंगी। स्क्वायर में क्या होगा आपका, स्क्वायर में क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर में क्या होगा, D1 इज इक्वल टू D2, क्यों है, क्योंकि सारे एंगल बराबर है। और उसके बाद क्या होगा, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, क्योंकि क्या है, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2 क्या हो जाएगा, क्योंकि सारी क्या है, साइड्स बराबर है। अब आया भैया समझ में, मैं रुक जाता हूं, देखो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, ये बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। तो डायगोनल कब बाइसेक्ट करेंगे, वो वाली कलाकारी आपको मेरे बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इसका डायग्राम है हमारे पास एक, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना मेरे दोस्त, मैं पूरे कमिटमेंट से आपको पढ़ा रहा हूं। देखो हाँ, अब इस पे एनालाइज करेंगे जब मजा आएगा, देखना बेटा। स्क्वायर है ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, हाँ। 4 साइड्स और 4 एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाँ, तो इसमें आपका क्या होगा, D1 इज इक्वल टू D2 और D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल बराबर होते हैं। जब सारे एंगल बराबर होंगे तो डायगोनल बराबर हो जाएंगे, ये वाला, क्योंकि इसके सामने तो 90 डिग्री का, देखो ये अगर मैं 90 डिग्री का लिया तो ये वाले आया ना, नहीं आया डायगोनल। सारे एंगल बराबर होने की वजह से क्या आता है, दोबारा रिपीट करेंगे, सारे एंगल बराबर होने से उसके सामने वाले डायगोनल बराबर हो जाएंगे। तो D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। 90 डिग्री पे काटेंगे, ये नहीं बोल सकते। अब आते हैं रोम्बस में। रोम्बस में क्या होता है बेटा, सारी भुजाएं बराबर है, सिर्फ ये कंडीशन है, सारी भुजाएं बराबर है, सारी साइड्स बराबर होती है रोम्बस में। तो रोम्बस में जब सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब होगा भैया ये डायगोनल जो है 90 डिग्री पे काट रहे होंगे, जब इसका मतलब, तो डायगोनल क्या होंगे, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। बस ये पैरेललोग्राम था, उसमें कुछ नहीं था, ठीक है दोस्त। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इस बात पे फोकस करवाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो अभी देख लेते हैं, दोबारा लिखेंगे। अगर सारे एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो आप मेरे को शोर करके बताना, वहां से मुझे सुनाई दे जाएगा। जब सारे एंगल इक्वल हैं तो क्या बराबर होगा, डायगोनल D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। एंगल इक्वल किसके अंदर होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर। इसका मतलब रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों बराबर होंगे, ठीक है मेरे भाई। और अगर
ऑल साइड्स आर इक्वल, ओनली और लिखना चाहिए ओनली, कभी ऑल साइड्स इक्वल के बारे में बोल रहे हैं। अगर सारी भुजाएं इक्वल हैं तो भुजाएं इक्वल होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना। तो सारी भुजाएं इक्वल होने की वजह से जब हाँ सारी भुजाएं इक्वल हैं तो सारी भुजाएं इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, जब भुजा इक्वल होगी भैया तो उस वाली भुजा के सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, भुजाओं के सामने वाला भी एंगल बराबर होगा। तो D1 इज 90 पे आएंगे, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। बस अब ठीक है भैया, ये बात ध्यान रखनी है। ये किस में होता है, रेक्टेंगल के अंदर, सारी एंगल रेक्टेंगल। और ये किसके अंदर होता है, रोम्बस। ठीक है, आओ उसको डायग्राम के थ्रू एक बार और समझेंगे, एकदम रट जाएंगी बात, एकदम दिल दिमाग में बैठ जाए। लो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है बेटा। देखो अब ये रोम्बस में आपको दिख भी रहा होगा, डायगोनल तो बराबर नहीं होंगे, है ना। देखो ये मैंने बना दिया रोम्बस, और अब बनाते हैं क्या, अपना रेक्टेंगल। चलिए अब देखो कंपैरिजन में आएगा मजा खेल। ठीक है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, डायगोनल तो इसमें बराबर होते दिख भी नहीं रहे। देखो यहां से यहां तक की दूरी तो बहुत बड़ी है, ये रोम्बस है ना, तो ये तो बहुत बड़ी दूरी है, ये तो D1 डायगोनल, और ये मान लो मैं D2, ये तो छोटा सा यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, तो ये तो बहुत कम आएगी भैया, तो D2 मान लेते हैं इसको। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो दिख भी रहा है, लेकिन क्या होगा, ये 90 डिग्री पे काटेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ए। ठीक है, ए। तो अगर आप, तो हम इसको क्या बोलेंगे, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। ठीक है, अगर मैं टेक्निकली इसको एक और तरीके से आपको करके दिखाऊं, चलो अभी ऐसी ठीक है, आप समझ गए हो, क्योंकि मैं थोड़ा सीधी लाइन बनाना चाह रहा था, 90 डिग्री पे कटती, टेढ़ी बन रही है ना सीधी बनाने से। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार बना ही देता हूँ। शेप्स में आएगा टूल में, हाँ लो बेटा इसमें टूल में बना देता हूँ। ठीक, अरे यार पहले इरेजर लेनी थी। चलिए, हाँ, देखो अभी इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें वो इरिटेट नहीं होना। देखो बेटा यहां से यहां तक की दूरी ये ले ली मैंने। ठीक है, चलिए अब अलग कलर से ले लेता हूं दूसरी दूरी, ये ले लेते हैं इस कलर से। ठीक है, कलर इसका अलग ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं इसका येलो, और ये ले लेते हैं। अब देखना बेटा यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर। मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें एंगल बाइसेक्टर वाली बात भी बतानी है ना अभी मेरे को। तो आप ये बोल सकते हैं सर ये अगर डायगोनल D1 बोला है, ये D2 बोला है, तो इक्वल तो ये नहीं दिख रहे। बाइसेक्ट 100% करेंगे क्योंकि सारी भुजाएं पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से बाइसेक्ट है करते। पैरेलल और ऑपोजिट भुजाएं इक्वल हैं, पैरेलल होने की वजह से इक्वल होती हैं, और तभी ये क्या कहते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी तो बराबर होगी, इसकी भी दूरी यहां से यहां तक की बराबर होगी, लेकिन ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब मान लीजिए मैं बोल देता हूं ये डायगोनल पूरा D1 अगर 8 है और D2 कितना हो जाएगा बेटा 6 है, तो ये कलाकारी समझना मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा 4 यहां से यहां तक, DO यहां से आप ये मान लो, अगर मैं इसको AO लिख रहा हूं, और ये भी क्या हो जाएगा OB कितना हो जाएगा 4। और अगर ये 6 है पूरा, यहां से पूरा 6 है, तो ये 3 और ये 3 तो बराबर तो नहीं, लेकिन ये वाली बात बराबर आएगी। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेंगे, बराबर बाइसेक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या होगा, यहां पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, यहां पे 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये मुझे क्या है A है, A है, A है, A है। बैठ जाएगी दिमाग में, गलती नहीं करोगे आप। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर आगे और काम करूंगा मैं आपके। अब ये रेक्टेंगल है बेटा, तो ये तो आसान है, खैर ये 90 डिग्री का, तो ये वाला जो डायगोनल होगा यहां से यहां तक बनेगा, ये L और B के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो ये वाला अगर D1 डायगोनल बोल रहा हूं, तो ये किसके बराबर आएगा, D1 डायगोनल वुड बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। तो सेम वैल्यू रहेगी, तो इधर से भी सेम ही आएगा। मान लीजिए दूसरा डायगोनल बनाऊंगा, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल D1 इज इक्वल टू D2। एंगल का कुछ लेना देना नहीं इसमें। ठीक है, सारे एंगल ये साइड्स वाली जो इसमें ये 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाली बात ध्यान रहेगी। 90 डिग्री ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट लग जाएगा। सेम इधर लगेगा, ये 90 डिग्री तो इधर।
ठीक है दोस्त, चलिए ये वाली बातें क्लियर होगी। और इन दोनों की प्रॉपर्टी स्क्वायर में होल्ड करती है, तो स्क्वायर में इन दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होगा, d1 इक्वल टू d2 और d1 इज परपेंडिकुलर टू d2। बाकी नॉर्मल एरिया वगैरह तो आपको फॉर्मूला पता ही है। चलिए आया दोस्त समझ में। अब इस पे रोम्बस पे थोड़ा और काम करते हैं, क्योंकि ये एसएससी का और एंट्रेंस एग्जाम का प्यार है। ठीक है, ये प्यार है, इस पे और बात करते हैं। तो थोड़ा रोम्बस के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये मोहब्बत है एसएससी की, एंट्रेंस एग्जाम की बोल सकता हूं मैं। तो अब इसके बारे में अगर आपको ट्रायंगल की थोड़ी सी नॉलेज है तो तब ये बात बनेगी बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, अरे यार ये तो सेम कलर आ गया। ठीक, और एक और बेटा देखना, बस थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूं, क्योंकि इसमें फिर आप गलती नहीं करोगे कभी। चलिए चलो अब इस पे थोड़ा सा और होमवर्क करते हैं। एरिया वेरिया का फॉर्मूला बताता हूं। चलो अब बेटा देखना, अब मेरे को एक बात बताओ। अब आपको पता है एरिया ऑफ, मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसको ले लो आप O, इसको ले लो आप A, इसको ले लो आप B। ठीक है, आप ट्रायंगल AOB, ये 90 डिग्री का हो गया भाई। रोम्बस से तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, बाकी डायगोनल तो बराबर नहीं होगी। तो ये डायगोनल आ जाएगा आपका d1/2, ये पूरा डायगोनल, ये वाला आ जाएगा आपका d2/2। तो इस वाले एरिया कितना हो जाएगा, हाफ गुना में d1/2 गुना में हाफ d2/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, इसमें भी होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा इक्वल टू हाफ d1 पूरा डायगोनल इंटू d2, बस ये आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, रोम्बस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में। तो क्या आ जाएगा, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है बच्चों, तो ये रोम्बस पे, मैं अभी सिर्फ रोम्बस पे फोकस कर रहा हूं, बल्कि क्या मैं पहले रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल वगैरह में बताता रहता ना, तो आपका सारा दिमाग वहां पे नहीं चाहिए होता जहां पे, यहां पे आप ध्यान दोगे सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ रोम्बस पे ध्यान दो आप। अगर आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ने में कंफ्यूजन है तो आपको रोम्बस ढंग से नहीं आता बस, क्योंकि स्क्वायर हम बचपन से जानते हैं, रेक्टेंगल भी हम बचपन से जानते हैं, एक रोम्बस ही थोड़ा अलग होता है इसमें कलाकारी। ठीक है दोस्त, चलिए एक तो ये वाली डायगोनल के टर्म में आ गई। तो हम एरिया ऑफ रोम्बस लिख लेते हैं अब यहाँ पे, बस ठीक है, हाफ d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका आ जाएगा हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालोगे ना, वो हो यही होता है, हाफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा और होता है बस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना ये एंगल, तो साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है। तो इसलिए ये हर एक क्वाड्रिलेटरल के, जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए रहेगा। अब साइन 90 किसके बराबर होता है भाई, साइन 90 होता है 1 के बराबर बस। तो इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है मेरे दोस्त, सबकी समझ में आया। बड़ी मेहनत से बढ़ा रहा हूं बेटा इसको, बड़ी शिद्दत से, तो समझना मेरे भाई। चलिए, तो रोम्बस में अब थोड़ी और बात करेंगे। आपने अगर रोम्बस के बारे में पढ़ा हो, सॉरी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हो मेरे भाई, तो शेप्स में एक बार और रोम्बस बनाते हैं। हाँ, तो आप एक शेप बना देते हैं। अरे यार, आप बेटा एक कलाकारी और मेरे को बतानी है, थोड़ी सी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये आपको थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा ना मुझे कलर, क्योंकि मैं ढंग से बताना चाह रहा हूँ। हाँ, एक डायगोनल लिया,
अब बेटा ये तो आपको एरिया वाली बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हैं। अब मेरे को एक बताओ, आपने ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर थ्योरम पढ़ा हो तो देखो वो क्या कहता है। वो ट्रायंगल के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। अगर ये ट्रायंगल है और यहां पे एक बाइसेक्टर आपने डाल दिया, तो अगर इसका रेशियो मतलब ये ए बी सी और डी, तो ए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, तो ए बी यानी ये वाली भुजा अपॉन बी डी वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। बस ये रेशियो बनता है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा है तो ये बात ध्यान होगी। उससे बात हो जाती है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। और उल्टी बात भी सही है, मतलब मान रहा है कि इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो अब ये बात सुनो, अब आ जाते हैं बेटा ध्यान से, इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। आपको पता है ये भुजा ए है, ये भुजा ए, मैं इसको ए बी सी लिख देता हूं, ए बी सी और डी। तो आप मेरे को बताओ, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। और ये आपको पता है ये भी भाई ये बराबर होंगे, ये दोनों रेशियो बराबर होता है, तो इनका रेशियो कितना हो गया 1 1 और इनका रेशियो भी कितना हो गया 1 1। तो आप देख रहे हो इस वाली भुजा का रेशियो और इस वाली भुजा का रेशियो कितना 1 1, इस वाली भुजा का रेशियो ये कितना, इस वाली भुजा का रेशियो कितना 1 1। नहीं तो आप इन दोनों का ले लो, इनका भी ए रेशियो 1, इसका कितना ए रेशियो 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। तो ये वाला एंगल एंगल अल्फा होगा, ये भी कितना होगा एंगल अल्फा, ठीक है। ये वाली बात बताओ दोस्त। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएंगे इसमें, एंगल तो आपका डायगोनल इन रोम्बस, डायगोनल इन रोम्बस, रोम्बस का मतलब भुजाएं इक्वल, रोम्बस, और रोम्बस से मतलब आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स तो अपना साला स्क्वायर में भी होती हैं, तो ये बात स्क्वायर में भी लगेगी, स्क्वायर में भी लगेगी। तो डायगोनल इन रोम्बस, इक्वल साइड का मतलब स्क्वायर भी लिख लेना, इक्वल साइड लिखना, रोम्बस से ध्यान आते ही आपको इक्वल साइड आएंगे, ठीक है। डायगोनल इन रोम्बस इक्वल साइड और स्क्वायर क्या होगा, विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। बस ये एक और काम की बात है। डायगोनल इन रोम्बस, इसका मतलब इक्वल साइड में क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कई बार, मान लीजिए बोल देगा कि ये है आपका 15 डिग्री का, तो ये भी आपका 15 डिग्री का हो जाएगा, और ये दो भुजाएं दे देगा, तो एरिया पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर, तो ये 15 ये 15, तो आपको क्वेश्चन आराम से निकल सकता है, ठीक है। आया दोस्त, सबकी समझ में आया, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो जिसमें हम ये बोल सकते हैं इक्वल साइड होगी, तो डायगोनल 90 डिग्री पे कटेंगे। अब देखो इससे और जनरलाइजेशन करते हैं, तो जब आपकी साइड्स इक्वल्स हैं, तो जब आपकी साइड इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको पता है किस किस में इक्वल होती है, जब आपकी साइड इक्वल हैं तो दो बात आएंगी, डायगोनल D1 विल बी परपेंडिकुलर टू डायगोनल D2, दोनों डायगोनल D1 परपेंडिकुलर D2 से, और क्या होंगे, डायगोनल्स विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर्स। ये बातें ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। बस देखो, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले थोड़ी ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए, मैं सीधा क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर साइड्स इक्वल हैं, साइड इक्वल किस किस में होती हैं, साइड इक्वल होती है अपना रोम्बस में, और दूसरा किस में होती है, स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में D1 is perpendicular to D2 and diagonal will bisect each other, diagonal will act as a angle bisector। तो अब देखो उसको जनरलाइज कैसे हो, जब सारी वो भुजाएं बराबर होंगी, है ना। तो जैसे हम देख रहे थे भुजाएं बराबर होंगी, चाहे स्क्वायर में चाहे किसी में होगी, चाहे आप स्क्वायर ले लो भाई, ठीक है, चाहे आप
ये ले लो भाई, अब इन दोनों में देख लेंगे क्या, देखो इनमें भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसमें जब भुजाएं बराबर होंगी तो भुजाएं बराबर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी दोनों में तक एकदम बढ़िया तरीके से। तो जब इसमें भुजाएं बराबर हैं तो ये भुजाएं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। लास्ट पॉइंट है बेटा, फिर उसके बाद बंद करेंगे, मैं आगे और बढ़ाऊंगा। ये क्वाड्रिलेटरल लेक्चर 1 डालूंगा, फिर अगला लेक्चर रोम्बस के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो अब देखो, अगर ये सारी भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, भुजाएं बराबर होने से क्या आ रहा है, इसको ओरिजिनलाइज करते हैं। भुजाएं बराबर होने से डायगोनल, भुजाएं बराबर होने से डायगोनल विल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। भुजाएं बराबर होने से डायगोनल विल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। और ये जब ए है, ये भी ए है, तो ये इन के बराबर होगा, तो इट विल एक्ट एज ए एंगल बाइसेक्टर। ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इट विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये एंगल भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी। अच्छा इसमें अल्फा, अच्छा इसमें अल्फा नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा बता देता हूं क्यों। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में सारे एंगल भी इक्वल होते हो, 90-90 होते, तो यहां पे क्या आएगा, ये 45 डिग्री, ये काम की बात है भैया। ये भी क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे पता नहीं क्या क्या होता है, तो यहां पे आप थीटा लिख लो, यहां भी थीटा लिख लो, यहाँ अल्फा अल्फा कुछ भी गामा, तो ये बात समझ में आई। तो इसमें तो 45-45 फिक्स, 90-90 होते, तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलिए एरिया आप देखो, अब मैं बता देता हूं, जब ये 45-45-45 है, तो आप देखो आपने 45 का, अगर ये ट्रायंगल याद हो, चलिए ये वाली बात आपको क्लियर होगी ना। तो आप फिलहाल अभी इस पे ध्यान देते हैं, जब सारी भुजाएं बराबर होंगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारी भुजाएं बराबर होंगी तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। और जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो 90 डिग्री पे तो डायगोनल काटेंगे, और ये क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेंगे। फिलहाल आज आप इतना से याद कर लो बस, ठीक है दोस्त। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रोम्बस के कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अभी हम एक बार रिवाइज कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया है, बहुत मेहनत से और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये पॉइंट बताया आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। जब दो चीजें होती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, साइड्स इक्वल, ठीक, इधर मैं लिख रहा हूं एंगल इक्वल, ठीक। तो सारे एंगल इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में। तो एंगल इक्वल होने की वजह से, पहले एंगल इक्वल होने की वजह से, जब एंगल इक्वल होने की वजह से डायगोनल विल बी इक्वल, रेक्टेंगल, ठीक है। बाइसेक्ट वाइसेक्ट करने का इसमें कुछ पंगा नहीं है, ठीक है ना। और अगर साइड्स इक्वल हैं तो कलाकारी यहां स्टार्ट होती है, जब सारी साइड बराबर हैं, तो सारी साइड बराबर होने की वजह से डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। एंड डायगोनल विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है दोस्त, समझ में आया सबके। डायगोनल विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइड्स इक्वल वाले कौन से होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है, और उन सब की प्रॉपर्टी हम ध्यान रखते हैं। तो ये वाला एक डायग्राम मैं अभी भी आपके लिए बना के छोड़ के जा रहा हूं। चाहे आप इसको देख लो बेटा, पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, और फिर इधर रेक्टेंगल। तो इधर क्या हो गया, साइड, ये इसमें क्या होते हैं, सारे एंगल इक्वल, और इसमें क्या थी, साइड्स इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस। तो साइड्स इक्वल है तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे, साइड्स इक्वल है तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे, और डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं, और डायगोनल विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पे इसीलिए इंपॉर्टेंट है रोम्बस, और ये दोनों की प्रॉपर्टी स्क्वायर में होल्ड करेगी,
ठीक है दोस्त, तो एक सेकंड के लिए मैं देख लेता हूं अगर मेरे पास कुछ रोम्बस के क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो। एक सेकंड अगर देख लेता हूं रोम्बस के कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो। PDF 1 नो, तो कोई नहीं, रोम्बस के अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं पड़े हुए। हालांकि मैंने सेव जरूर किए थे। चलिए बेटा, इट इज हैंगिंग नाउ, सो इनफ। मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया, मेरा कमिटमेंट ध्यान के आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, ये भी आप लोगों को याद हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 था, इसको 2-3 बार देखिएगा, मैंने बहुत कमिटमेंट से पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो जाता है, फिर आपको दिक्कत होती। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट करना मेरे साथ। अगर सारी किसी क्वाड्रिलेटरल की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारी अगर भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो डायगोनल 90 डिग्री पे काटेगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल जब 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को और सारी भुजाएं बराबर, तो सारी भुजाएं बराबर होने की वजह से वो क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। सारी भुजाएं होने की वजह से डायगोनल विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर और डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे। ये रिवर्स पॉइंट ध्यान रखना, बाकी जनरलाइज बातें तो सभी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आप लोग पढ़ा के।